हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग छत्तीसगढ़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जो उसका जीएस है वो कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हम आज छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम इस क्लास को, इस थ्योरी को कंप्लीट करेंगे जिसमें कि बहुत सारे फैक्ट्स हैं। उसके बाद हम फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि हम लोगों ने कितना थ्योरी पढ़ा और उससे कितने एमसीक्यूज हमसे बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर, देखिए कि गोंड जनजाति जो है वो विशेषकर बस्तर संभाग में रहती है, किंतु सामान्यतः संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ही पाए जाते हैं। विशेषकर कहाँ पाया जाता है? बस्तर संभाग में। और वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति ही पाया जाता है। फिर लिखा है छत्तीसगढ़ में 42 जनजातीय समूह है। कितना है? 42, ठीक है। और फिर है 5 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं। 5 विशेष क्या है? पिछड़ी जनजातियाँ। देखिए, 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों में क्या क्या नाम है? सबसे पहले अबूझ माड़िया, जो कि बेसिकली रहती है नारायणपुर में। फिर उसके बाद है बिरहोर। बिरहोर कहाँ रहती है? जसपुर में। उसके बाद है कमार। कमार कहाँ रहती है? गरियाबंद या धमतरी में। उसके बाद क्या है? बैगा। बैगा कहाँ रहती है? कवर्धा, मुंगेली या बिलासपुर में। उसके बाद देखिए पहाड़ी कोरबा। पहाड़ी कोरबा कहाँ रहती है? कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर एवं रायगढ़ में, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। 5 मैंने क्या क्या बताया? पहला अबूझ माड़िया, दूसरा बिरहोर, तीसरा कमार, चौथा बैगा, पांचवा पहाड़ी कोरबा। अब देखिए जनजातियों के युवा गृह, ठीक है। देखिए जनजातियों के युवा गृह में सबसे पहले कौन सा है? तो याद रखिए धूमकुरिया। धूमकुरिया उराव जनजाति का युवा गृह है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सीजी व्यापम और सीजी पीसीएस में, कि उराव जनजातियों का युवा गृह का क्या नाम है? तो याद रखिएगा धूमकुरिया, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है कि छत्तीसगढ़ की उराव जनजाति में मुड़ियाओं के घोटुल की तरह ही, मुड़ियाओं में जो युवा गृह होता है वो क्या होता है? घोटुल होता है। और उराव जनजाति में धूमकुरिया होता है। इसमें निवास स्थान छोटे होते हैं, अतः गांव में एक अलग से मकान बना होता है जिसमें सभी अविवाहित लड़के एवं लड़कियां रहते हैं। इस मकान में नृत्य गायन का कार्य होता है। फिर देखिए धूमकुरिया की सदस्यता हेतु लड़कों के प्रवेश द्वार हेतु आयु जो होती है 9 से 10 वर्ष होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, इसलिए एक बार देख लीजिए। फिर धूमकुरिया के सदस्यों को 3 आयु वर्ग में रखा जाता है। 13 वर्ष से कम आयु के सदस्यों को पूना जोरनवार में, 13 से 18 के मध्य आयु के सदस्यों को मजथूरिया जोरनवार एवं इससे अधिक उम्र के सदस्य धांगर कहे जाते हैं। फिर देखिए अभी हम लोग घोटुल के बारे में बात कर रहे थे। घोटुल देखिए, मुड़िया घोटुल वस्तुतः एक युवा गृह होता है जिसके सदस्य केवल अविवाहित होते हैं। याद रखिए घोटुल के सदस्य वही हो सकते हैं जो केवल अविवाहित होते हैं। यह आधुनिक क्लब का प्राच्य रूप प्रतीत होता है। युवा गृह अपने प्रकार के अनुसार विभिन्न उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए प्रौढ़ों के नियंत्रण से आजाद होकर सामाजिक आर्थिक जीवन के कर्तव्यों में प्रशिक्षित होते हैं तथा कतिपय निर्दिष्ट शुल्क के बदले आदिवासी समाज की सेवा करते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। फिर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट नोट डाउन कर लीजिए कि 1947 ईस्वी में प्रकाशित वेरियर एल्विन का कौन सा ग्रंथ था? द मुड़िया एंड देयर घोटुल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मुड़िया एंड देयर घोटुल के जो लेखक हैं वो कौन है? तो वेरियर एल्विन है, ठीक है। उन्होंने न केवल भारत के अपितु संपूर्ण विश्व के समाजशास्त्रियों का ध्यान बस्तर की मुड़िया जनजाति की संस्था घोटुल की ओर आकृष्ट किया था। इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे बेसिकली जो घोटुल शब्द है वो गोटुल शब्द से लिया गया है, ठीक है। यह एक संयुक्त गोंडी शब्द है जिसमें गो का क्या अर्थ होता है? गोंगा, अर्थात दुख और कलेश निवारण शक्ति, जिसे विद्या कहा जाता है। और टूल का अर्थ होता है ठिया या ठाना, जिसे स्थल कहा जाता है। इस प्रकार गोटुल शब्द का अर्थ होता है विद्या स्थल। गोटुल शब्द का क्या अर्थ होता है? विद्या स्थल। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य। क्या दिया हुआ है? छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य। सबसे पहले लिखा हुआ है सुआ नृत्य। फर्स्ट नंबर क्या है? सुआ नृत्य, जिसे कि गौरा नृत्य भी कहा जाता है। सुआ नृत्य को क्या कहा जाता है? गौरा नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा कि सुआ नृत्य को क्या कहा जाता है? गौरा नृत्य। सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा है कि छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से सुआ नृत्य जो है वो एक माना जाता है।
दीपावली के कुछ दिन पहले से प्रारंभ होकर दीपावली की रात्रि में शिव गौरा विवाह के आयोजन पर इसकी समाप्ति होती है, इसलिए इसे गौरा नृत्य भी कहा जाता है। सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र में महिलाओं और किशोरियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ की जनजातियों को एक बार देख लीजिए, कौन कौन से जिले में कौन कौन सी जनजातियां मेनली रहती है, देख लीजिए। याद रखिए जो सुआ नृत्य होता है उसमें बीच में सबसे पहले बीच में ऐसे घेरा बनाया जाता है, चारों ओर जो होते हैं वो नृत्यांगना लोग रहते हैं, बीच में घेरा बनाया जाता है और बीच में जो जगह खाली होता है बेसिकली वहाँ धान से भरा हुआ एक टोकनी रखा जाता है और उसी टोकनी में 2 तोते रखे जाते हैं। कितने तोते रखे जाते हैं? 2 तोते रखे जाते हैं और नृत्य करने के साथ साथ वे लोग सुआ गीत भी गाते हैं। अपवादों को छोड़कर इस नृत्य में कोई वाद्य नहीं बजाया जाता है। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। अब दूसरा हमारा क्या हो गया? पंथी नृत्य। आइए पंथी नृत्य के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए जो पंथी नृत्य होता है, पंथी नृत्य जनरली जो होता है वो छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के द्वारा किया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। त्योहारों एवं विशिष्ट अवसरों पर जैत खाम की स्थापना करते हैं और उसके चारों ओर आसपास गोल घेरे में नाचते गाते हैं। पंथी नाच के मुख्य जो वाद्य होते हैं वो मांदर या झांझ होता है। क्या होता है? मांदर या झांझ। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि देवदास बंजारे ने पंथी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई थी। दुर्भाग्य से उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। फिर देखिए फिर क्या लिखा हुआ है? राउत नृत्य। राउत नृत्य देखिए यह नृत्य छत्तीसगढ़ में यादवों के द्वारा किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को पूर्वज मानने वाले यादवों का यह जो नृत्य होता है इसे गाहिरा नाच के नाम से भी जाना जाता है। क्या, किस नाम से जाना जाता है? गाहिरा नाच के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य शौर्य का कलात्मक प्रदर्शन होता है। इसमें श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया था उसके बाद यह नृत्य विजय के प्रतीक के फलस्वरूप प्रारंभ किया गया था। इस नृत्य में केवंटों द्वारा निर्मित बांस की मड़ई की परिक्रमा करते हुए किया जाता है। कार्तिक प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होकर यह नृत्य एक पखवाड़े तक चलता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि राउत जाति के लोग यह नृत्य गांव व शहर के सभी प्रियजनों, सम्माननीय प्रतिष्ठित लोगों के घर जाकर करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य हेतु मंगल कामना करते हैं। ठीक है, ये चीज बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नृत्य के लिए भरपूर श्रृंगार किया जाता है। रंग बिरंगे वस्त्रों में सजे राउत हाथों में लाठी दूसरे हथियार लेकर समूह में नाचते हैं। नृत्य के बीचों बीच में कोई भी एक नर्तक एक दोहा बोलता है और उस दोहे पर हुंकार भरते हुए मूलतः गढ़वा बाजा की धुन पर सभी मस्ती से नाचते हैं। क्या नाम है? गढ़वा बाजा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए पुरुष कलाकारों के द्वारा भी महिला का ही वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। फिर देखिए यहाँ लिखा है गौर नृत्य। गौर नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? माड़िया जनजाति के द्वारा। याद रखिए मानव शास्त्री वेरियर एल्विन ने इस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। कौन से नृत्य को? गौर नृत्य को। गौर नृत्य को वेरियर एल्विन ने संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। फिर देखिए दक्षिण बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाली बाइसन हॉर्न माड़िया और गौर सिंगी माड़िया का प्रसिद्ध नृत्य गौर नृत्य है। इसमें युवक गौर पशु के सिंग कौड़ियों से सजाकर अपने सिर पर धारण करते हैं। इस नृत्य में युवतियां ही भाग लेती हैं जो अपने हाथों में तिरूढ़ नामक छड़ी धारण करती है। फिर देखिए माड़िया जो होती है, माड़िया जनजाति यात्रा पर्व के समय यह नृत्य करती है। इसमें गौर के शिकार का नृत्य रूप में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फिर मांदरी नृत्य। मांदरी नृत्य जो होता है वो मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है और याद रखिएगा कि मुड़िया जनजाति के युवा ग्रह जिसका नाम क्या है? घोटुल है, उसका सर्व प्रमुख नृत्य जो है मांदरी नृत्य है। मुड़िया जनजाति का नृत्य यह घोटुल का प्रमुख नृत्य है। युवक युवतियों के द्वारा किया जाता है। दोनों पृथक पृथक पंक्तियों में पृथक पृथक गोला या अर्धगोला घेरा बनाकर इस नृत्य को करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? हुल्की पाटा नृत्य।
हुल्की पाटा नृत्य जो है वो मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। हुल्की पाटा मुड़िया जनजातियों का प्रसिद्ध नृत्य है। युवक-युवतियों को इस नृत्य का प्रशिक्षण घोटुल से प्राप्त होता है। यह नृत्य कभी भी मेले, विवाह या अन्य किसी अवसर पर किया जाता है। फिर है गेंडी नृत्य। गेंडी नृत्य जो होता है ये मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है, गेंडी नृत्य। जैसे देखिए गेंडी नृत्य मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले यहाँ देखिए घोटुल के मुड़िया युवक लकड़ी की गेंडी पर एक अत्यंत तीव्र गति का नृत्य करते हैं जिसे कि गेंडी नृत्य या डिटोंग भी कहा जाता है। इस नृत्य में केवल पुरुष शामिल होते हैं। इस नृत्य में शारीरिक कौशल और संतुलन का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है ककसार। ककसार जो होता है, याद रखिए ककसार, ये एक तरह का पूजा नृत्य होता है। ठीक है, मुड़िया जनजाति के द्वारा पूजा के अवसर पर किया जाता है और ये मुड़िया जनजाति का एक लोकप्रिय नृत्य है। इसमें गांव के धार्मिक स्थान पर वर्ष में एक ककसार पर पूजा का आयोजन किया जाता है जिसमें मुड़िया जनजाति के लोग जो होते हैं वो लिंगो देव को प्रसन्न करने के लिए रात भर नृत्य गायन करते हैं। कौन से देव? लिंगो देव। लिंगो देव इनके प्रमुख देवता हैं मुड़िया लोगों के। फिर देखिए लिखा है एबाल तोर। एबाल तोर नृत्य जो है ये भी मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसमें मेला के अवसर पर मुड़िया घोटुल के सदस्यों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य एबाल तोर नृत्य कहलाता है। फिर देखिए सरहुल नृत्य। सरहुल नृत्य जो होता है वो उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। सरहुल नृत्य देखिए सरहुल एक प्रकार का मतलब सरहुल बेसिकली एक समूह नृत्य है और इसमें उरांव युवक युवती ये सब हिस्सा लेते हैं। सरहुल उरांव जनजाति का एक आनुष्ठानिक नृत्य होता है। उरांव सरना नामक देवी का निवास जो है वो साल या सरई नामक वृक्ष में रहता है। ठीक है, और एवं यह जो है प्रतिवर्ष चैत्र मास की पूर्णिमा पर साल वृक्ष की पूजा का आयोजन करते हैं। देखिए सरहुल नृत्य जो होता है, सरहुल नृत्य का प्रमुख वाद्य मांदर और झांझ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दमनच नृत्य। दमनच नृत्य जो होता है वो पहाड़ी कोरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है और याद रखिए पहाड़ी कोरवा बहुत ही पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, दमनच नृत्य जो होता है वो पहाड़ी कोरवा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। पहाड़ी कोरवा में यह जो नृत्य होता है ये विवाह के अवसर पर रात भर किया जाता है। दमनच नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसरों पर किया जाता है। इसमें सभी उम्र के स्त्री पुरुष भाग लेते हैं। यह मृदु गली ताल पर यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य विवाह के अवसर पर रात भर चलता है। फिर देखिए अगला क्या है? थापटी नृत्य। ठीक है, क्या है थापटी नृत्य? थापटी नृत्य बेसिकली कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए थापटी जो है वो कोरकुओं का पारंपरिक लोकप्रिय नृत्य है जो चैत्र वैशाख में कोरकू स्त्री पुरुष के द्वारा किया जाता है। और याद रखिएगा कि युवकों के हाथ में एक पंछा और एक झांझा नामक वाद्य होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है? अटारी नृत्य। अटारी नृत्य कौन सा नृत्य होता है? ये भूमिया बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सा? अटारी नृत्य। देखिए यह नृत्य जो होता है ये बघेलखंड के भूमिया बैगाओं का नृत्य होता है। इसमें एक पुरुष के कंधे पर दो आदमी आरूढ़ होते हैं। एक व्यक्ति ताली बजाते हुए भीतर बाहर जाता आता रहता है और वादक जो होते हैं वो पार्श्व में रहते हैं। ठीक है, देखिए फिर बिलमा नृत्य। बिलमा नृत्य जो होता है वो बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है जो कि शीत ऋतु में किया जाता है। कौन से ऋतु में? शीत ऋतु में किया जाता है। फिर देखिए परधौनी नृत्य। परधौनी नृत्य भी जो होता है वो बैगा जनजातियों के द्वारा ही किया जाता है। याद रखिएगा जो परधौनी नृत्य होता है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है जब बारात आने वाली रहती है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए अगला क्या है? दोरला नृत्य। दोरला नृत्य जो होता है वो दोरला जनजाति के द्वारा किया जाता है। बस्तर की दोरला जनजाति के द्वारा किए जाने के कारण इस नृत्य का नामकरण हुआ है। दोरला जनजाति के लोग त्योहारों पर नृत्य करते हैं। विवाह में वे पेंडुल नृत्य करते हैं। इस नृत्य का वाद्य विशेष प्रकार का ढोलक होता है। कोल दहंका नृत्य। कोल दहंका नृत्य जो होता है वो कोल जनजातियों के द्वारा किया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। सरगुजा की कोल जनजाति बहुत प्रचलित है इस डांस को करने के लिए।
फिर देखिए सैला एवं डंडा नृत्य। सैला एवं डंडा नृत्य कौन करते हैं? तो ये गोंड और बैगा जनजाति करते हैं। सैला अथवा डंडा नृत्य। देखिए सैला का अर्थ होता है शैल या डंडा। शैला शिखरों पर रहने वाले लोगों के द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम सैला पड़ा था। यह नृत्य दशहरे में आरंभ होकर पूरे शरद ऋतु की रातों को चलता है। अपने आदि देव को प्रसन्न करने हेतु सैला नृत्य का आयोजन होता है। सैला नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें नर्तक हाथों में डंडा लेकर नृत्य करते हैं और इस अवसर पर दोहे भी बोले जाते हैं। इसे डंडा नाच भी कहा जाता है। देखिए ये फैक्ट को नोट डाउन कर लीजिए कि जो सैला नृत्य होता है ना, वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें नर्तक जो होते हैं वे हाथों में डंडा लेकर नृत्य करते हैं और इस अवसर पर दोहे भी बोले जाते हैं। इसे डंडा नाच भी कहा जाता है। शैला नृत्य को डंडा नाच भी कहा जाता है और डंडा नाच जो है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। शैला नाच जब होता है तो याद रखिएगा उसमें मांदर नाम का एक वाद्य यंत्र जो होता है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। सैला में भी क्षेत्रीय विविधता एवं विभिन्न भेद पाए जाते हैं। जैसे देखिए बैठकी सैला, आरती सैला और शिकारी सैला, ढाड़ी सैला इत्यादि। फिर देखिए दशहरा। दशहरा नृत्य जो होता है वो बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसे विजयादशमी के दिन नृत्य प्रारंभ होने के कारण दशहरा नृत्य कहते हैं। फिर है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य जो है गोंड, बैगा, उरांव, बिंजवार जनजाति के द्वारा होता है। कर्मा नृत्य जो होता है संभवतः अंचल का सबसे पुराना नृत्य है। किसका? अंचल का सबसे पुराना नृत्य है। और याद रखिएगा कि कर्मा नृत्य में कर्म देवता को प्रसन्न किया जाता है। फिर देखिए यहाँ लिखा है ढांढल नृत्य। ढांढल नृत्य जो होता है वो कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखिए जो ढांढल नृत्य होता है बेसिकली वो आदिवासियों के द्वारा कब किया जाता है? ज्येष्ठ आषाढ़ की रातों में। और यह नृत्य के साथ श्रृंगार गीत भी गाए जाते हैं और नृत्य करते हैं। याद रखिए कि नृत्य करते समय एक दूसरे पर छोटे छोटे डंडों से प्रहार किया जाता है ढांढल नृत्य में। और इस नृत्य के साथ ढोलक, तिमकी, बांसुरी, मृदंग आदि का प्रयोग भी होता है। अब देखिए परब नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। देखिए परब जो होता है, परब धुरवा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। यह बस्तर की धुरवा जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है और स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से इसमें क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और यह एक प्रकार का सैनिक नृत्य होता है। परब नृत्य क्या होता है? एक प्रकार का सैनिक नृत्य होता है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन लोगों में से कौन सा ऐसा है जो कि सैनिक नृत्य है, निम्न में से कौन सा सैनिक नृत्य है? तो अगर वहाँ पे परब नृत्य होगा तो याद रखिए उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? परब नृत्य होगा। और इस नृत्य के साथ विशेष कर्तव्य किए जाते हैं जैसे कि पिरामिड बनाना। ठीक है। फिर अगला देखिए फाग नृत्य। फाग नृत्य जो होता है गोंड या बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखिए गोंड, बैगा आदिवासी होली पर यह समूह जो है वो नृत्य करते हैं। इसमें एक दो व्यक्ति लकड़ी के मुखौटे और हाथ में लकड़ी की चिड़ियाँ आदि नचाकर मनोरंजन करते हैं। मांदर, टिमकी इसके जो है प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। फिर देखिए तारा नृत्य। तारा नृत्य कौन सा नृत्य होता है? तो याद रखिए जो तारा नृत्य होता है एक पुत्तलिका नृत्य होता है। इस पुत्तलिका को लकड़ी या घास से बनाया जाता है। घास की सामग्री को मानवाकृति दे दी जाती है। पुत्तलिका के सिर तथा हाथ को दिखाया जाता है एवं पुत्तलिका को स्त्रियों जैसे वस्त्र एवं आभूषण दिए जाते हैं। फिर देखिए छेरछेरा। तो छेरछेरा जो होता है वो पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस अवसर पर बच्चे नए फसल के धान मांगने के लिए घर घर दस्तक देते हैं और गाते हैं छेरछेरा कोठी के धान ला हेरते हेरा। देखिए फिर भोजली गीत। भोजली गीत क्या होती है? तो भोजली गीत जो होती है वो भोजली पर्व पर गाई जाती है। भोजली का जो फेमस गीत है वो क्या है? ओ देवी गंगा लहर तुरंगा। फिर एक कर्मा गीत, कर्म देवता से संबंधित है। याद रखिए कर्म देव को प्रसन्न करने के लिए यह गीत गाया जाता है। फाग गीत जो है वो होली के समय पर गाया जाता है। फिर है ददरिया। ददरिया एक तरह का लोक गीत है। ये श्रृंगार प्रधान गीत है। इस गीत में क्या वर्ड्स हैं देखिए, फुटहा मंदिर म कलश तो नहीं है, 2 दिन के अवया दरस तो नहीं है।
ददरिया की स्वीकृति जो है वो छत्तीसगढ़ी लोक जीवन और साहित्य में प्रेम काव्य के रूप में हुई थी। यह श्रृंगार प्रधान होता है। लोकगीत का काव्य के श्रेष्ठ उदाहरण ददरिया में दो दो पंक्ति के पद होते हैं। इसमें स्त्री पुरुष मिलकर या अलग अलग दलों में गा सकते हैं। ददरिया प्रायः सवाल जवाब के रूप में गाया जाता है। फिर कोटनी गीत। कोटनी गीत यह एक वैवाहिक गीत है। लग्न के मुहूर्त पर, याद रखिए, इसे विवाह स्थल पर स्त्री पुरुष सामूहिक रूप में इसे गाते हैं। यह भी एक प्रकार का श्रृंगार परक गीत है। याद रखिएगा। लिंगोपेन गीत क्या होता है? तो लिंगो मुड़िया और अबूझ माड़िया के देवता हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था। देखिए, लिंगों की स्तुति में गाए जाने वाले लिंगोपेन गीत जो है उसमें धरती का मालिक लिंगो को ही बताया गया है। फिर देखिए लेंजा गीत। लेंजा गीत एक विशुद्ध हल्बी गीत है। इसे गाए जाने का समय कोई भी हो सकता है। मौज में जब मन आ जाए तब लेंजा गीत को हल्बी लोग गा लेते हैं। फिर देखिए चैत परब गीत। याद रखिए चैत परब गीत जो है, चैत परब गीत, ये बस्तर में यह गीत जो है स्त्री पुरुष की प्रतिद्वंदिता का गीत है और यह गीत श्रृंगार से भरपूर है। चैत परब गीत में एक दूसरे का उपहास किया जाता है। भतरी के पूट से इसका रस बढ़ जाता है। फिर देखिए रीलो या रेलो गीत। रीलो या रेलो गीत में देख लीजिए, मुड़िया जनजाति के वैवाहिक गीतों को रेलो गीत कहा जाता है। यह मूलतः माड़िया या मुड़िया गीत होता है। यह एक प्रकार का हल्बी गीत है। यह किसी भी समय विवाह के अवसर पर रात्रि बारी बारी स्त्रियों तथा पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गायक नृत्य की मुद्रा में रहते हैं और मांदरी नामक वाद्य के साथ मांदरी नृत्य करते हैं। देखिए तारा गीत क्या होता है? नए फसल आने पर युवतियों के द्वारा गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे तारा गीत कहते हैं। पूष की रात्रि में युवतियों द्वारा गाया जाता है तारा गीत को। फिर है घोटुल पाटा। याद रखिए घोटुल पाटा जो होता है, अनेक आदिवासी क्षेत्रों में मृत्यु गीत गाने की परंपरा है। मृत्यु के अवसर पर मुड़िया आदिवासियों में घोटुल पाटा के रूप में इसकी अभिव्यक्ति होती है। और याद रखिएगा कि जो घोटुल पाटा होता है ना, उसे बेसिकली बुजुर्ग व्यक्ति गाते हैं जो मुख्यतः राजा जोलोंग साय की कथा के साथ प्रकृति के अनेक जटिल रहस्यों के समाधान को प्रस्तुत करते हैं। फिर देखिए करसना पाटा। यह घोटुल का अनियमित मनोरंजन प्रधान गीत है। किस तरह का गीत है? एक मनोरंजन प्रधान गीत है। इसमें एक दूसरे को चिढ़ाया जाता है, साथ ही व्यवहारिक शिक्षा एवं प्रेम पूर्वक त्रिया चरित्र की जानकारी भी दिया जाता है। इसमें इसके अलावा खेल खेल में अन्य कई प्रकार के गीत भी गाए जाते हैं। बेसिकली यह बच्चों का गीत है करसना पाटा। विवाह के समय गाए जाने वाले गीत। याद रखिए चूल माटी जो गीत है वो विवाह के समय गाया जाता है और विवाह का जब आरंभ होने वाला रहता है, जब मिट्टी लाने का एक नेग का एक क्रिया होता है ना, उसी अवसर पर चूल माटी गीत गाया जाता है। फिर देखिए तेल चघी। तेल चघी जब विवाह संस्कार के दौरान वर एवं कन्या को तेल और हल्दी लगाया जाता है। आप लोगों के घर में भी यदि कभी शादी हुआ होगा या आप लोगों ने देखा होगा तो देखा होगा कि जो वर होता है या कन्या, उन लोगों को सरसों का तेल में हल्दी मिलाकर लगाया जाता है। देखा होगा आप लोगों ने। उसे तेल चघी प्रक्रिया कहते हैं। उसके पश्चात हमारा है परधैनी नृत्य। परधैनी नृत्य बारात स्वागत के समय यह गीत गाया जाता है। फिर उसके बाद भड़ैनी नृत्य। भड़ैनी नृत्य बारातियों को भोजन के समय हास परिहास के गीत जब गाए जाते हैं तो उसे भड़ैनी नृत्य कहते हैं। फिर उसके बाद है भावर नृत्य। भावर नृत्य विवाह में फेरे के समय यह गीत गाया जाता है। फिर है टिकावन नृत्य। विवाह संपन्न होने पर नव दंपत्ति को उपहार के स्वरूप दिया जाने वाला यह गीत होता है। फिर देखिए बिदाई। बिदाई पर गाया जाने वाला गीत। फिर जन्म के समय कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? सोहर गाया जाता है, सुआ गीत गाया जाता है। देखिए सुआ गीत बेसिकली एक पर्व विशेष का नृत्य गीत होता है। इसमें जो वर्ड्स हैं एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है? तरी नरी ना ना हो, तरी नरी ना ना हो सुआना, पया में लागत हो चंदा सुरूज के रे सुआना, तिरिया जन्म झनी देय। देखिए फिर है गौरी गौरा नृत्य। देखिए गौरी गौरा नृत्य जो होता है वो शिव पार्वती संबंधित यह पर्व जो है छत्तीसगढ़ में कार्तिक में मनाया जाता है।
सबसे पहले आंवर हो गए, भांवर हो गए, खाइन बरा सोहारी हो, गौरा महादेव स्वामी जी, हमर बाप महतारी हो। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर बांस गीत, छत्तीसगढ़ी में जो बांस गीत है वो राउत यानी यादवों के द्वारा किया जाता है और इसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा राउतों के द्वारा गाया जाता है और इसमें गायक के अलावा रागी भी होता है जो हुंकार भरता है। शुरू में गायक जो होता है देवी देवताओं का स्मरण करता है, फिर लोक धुन में बांस गीत गाता है। फिर देखिए पंथी गीत। पंथी गीत क्या होता है? गुरु घासीदास के जीवन चरित्र पर आधारित जो भक्ति गीत होता है उसे सतनाम पंथ के लोग जैत खाम की स्थापना कर गीत गाते हुए भी नृत्य करते हैं। फिर है चंदैनी गायन, लोरिक चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित गीत। फिर देखिए भरथरी। भरथरी गायन या गीत, सबसे पहले लिखा हुआ है लोक कथा का गायन। लोक कथा का गायन या राजा भरथरी तथा रानी पिंगला की वियोग कथा पर आधारित गीत। ठीक है। फिर है भरथरी की प्रमुख गायिका सूरजबाई खांडे। सूरजबाई खांडे। फिर है प्रमुख वाद्य यंत्र इकतारा या सारंगी होता है। फिर देखिए जवारा गीत। जवारा गीत जो होता है चैत्र नवरात्रि के समय महिलाओं के द्वारा जवारा गीत गाया जाता है। फिर देखिए सवनाही नृत्य जो होता है, सवनाही नृत्य जो होता है वर्षा ऋतु में गाया जाता है, सवनाही नृत्य। फिर देखिए छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य। सबसे पहले है माओ पाटा। माओ पाटा देखिए मुड़िया जनजाति शिकार नाटिका। देखिए माओ पाटा मुड़िया जनजाति की एक शिकार नाटिका है और इसमें बड़ी खूबी से नकल की जाती है। चेहरे पर काजल, मिट्टी या राख का प्रयोग जो होता है वो मेकअप के रूप में होता है और मंच पर शिकार कथा को उसकी पारंपरिकता के साथ भी दिखाया जाता है। ठीक है। इसमें कथा क्या होता है? कथा है कि एक गांव है, गाय या भैंस का शिकार पाकर सभी नाचते गाते हैं, गाय या भैंस को घेर कर शिकार करते हैं। इसी बीच एक शिकारी घायल होकर बेहोश हो जाता है, उसे सिरहा मंत्रोच्चारण करता हुआ झाड़ फूंक का अभिनय करता है। बेहोश शिकारी होश में आता है, फिर गाय और भैंस का शिकार कर लिया जाता है। सभी शिकारी नाचते हैं और यह नाट्यपूर्ण होता है। फिर देखिए भतरा नाट्य। भतरा नाट्य जो होता है वो भतरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। भतरा नाट्य में सभी कलाकार पुरुष होते हैं। मंडली में 25 से लेकर 40 कलाकार होते हैं। भतरा नाट्य में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की अनेक बातें विद्यमान है, जैसे कि कलाकारों का प्रवेश, प्रस्तावना मंचन, पूरे समय तक विदूषक का टेढ़ी लकड़ी लेकर उपस्थित होना, गणेश सरस्वती की आराधना इत्यादि। फिर देखिए पंडवानी। पंडवानी नृत्य जो होता है वो देवार जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। इस चीज को याद रखिए। देखिए महाभारत के पांडवों की कथा का छत्तीसगढ़ी लोक स्वरूप जो है वो पंडवानी है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर पंडवानी का मूल आधार प्रधान और देवारों की पंडवानी गायकी महाभारत की कथा सबल सिंह चौहान की दोहा चौपाई महाभारत है। ठीक है। पंडवानी के लिए किसी विशेष अवसर, ऋतु या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन याद रखिएगा कि पंडवानी में एक हुंकारी भरने वाला रागी अवश्य होता है। देखिए पंडवानी में 2 शाखाएं होती है, वेदमती और कापालिक। वेदमती शाखा में महाभारत के अनुसार शास्त्र सम्मत गायकी की जाती है। हाथ और चेहरे की भंगिमाओं द्वारा नाटकीयता को प्रदर्शित किया जाता है। कापालिक शाखा जो होता है उसमें बैठे बैठे गायन होता है। ठीक है। वेदमती में बेसिकली हाथ, चेहरे, आंखों की भंगिमाओं का यूज होता है और कापालिक में बैठे बैठे गायन होता है। पंडवानी के कलाकारों में पद्म भूषण तीजन बाई एवं झाड़ू राम देवांगन प्रमुख है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए नाचा। नाचा जो है सर्वाधिक लोकप्रिय लोक नाट्य है एवं हास्य व्यंग्य है। नाचा छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख एवं प्रसिद्ध लोक नाट्यों में से एक है। बस्तर के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में नाचा का प्रचलन है। नाचा अपने आप में एक संपूर्ण नाट्य विधा है। प्रहसन और व्यंग्य इसके मुख्य स्वर है। नाचा का जो आयोजन होता है वो किसी भी अवसर पर किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए जो नाचा है उसमें केवल पुरुष कलाकार ही अभिनय करते हैं, यद्यपि कुछ नाट्य मंडलियों में देवार जाति की महिलाओं की भागीदारी भी होती है। नाचा का जो उद्भव होता है गम्मत से माना जाता है, जो मराठा सैनिकों के मनोरंजन का साधन था। गम्मत गम्मत में बेसिकली स्त्रियों का अभिनय करने वाला एक नाचा कहलाता है। इसी से इस छत्तीसगढ़ी नाट्य का नाम जो है वो नाचा पड़ा। देखिए यहाँ लिखा है हबीब तनवीर ने वृक्ष का टीकम से लेकर शेक्सपियर की ब्रेख्त के नाटकों का भी मंचन नाचा शैली में करके इस नाट्य शैली को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी। पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर नाचा के ख्याति लब्ध
कलाकार हैं? गोविंद राम निर्मलकर, इस नाम को याद रखिएगा, गोविंद राम निर्मलकर, नोट डाउन कर लीजिए, गोविंद राम निर्मलकर। फिर देखिए गम्मत। गम्मत जो है एक भक्तिपूर्ण नाट्य है। गम्मत में सामान्यतः कृष्ण की लीला का आख्यान होता है, बीच बीच में प्रहसन का प्रदर्शन भी होता है। याद रखिए जो गम्मत है वह एक या एक से अधिक दिनों तक आयोजित हो सकता है। विशुद्ध रूप से भक्ति भाव के संपृक्त लोक रंजन की नाट्य की विधा है। फिर देखिए रहस। रहस जो होता है वो रास लीला कृष्ण भक्ति पर है। रहस का शाब्दिक अर्थ होता है रास लीला। फिर देखिए अगला है खम्ब स्वांग। खम्ब स्वांग कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखिए कोरकू जनजाति द्वारा रामायण की कथा से रावण के पुत्र मेघनाथ की स्मृति में किया जाने वाला आयोजन खम्ब स्वांग कहलाता है। खम्ब स्वांग का क्या अर्थ होता है? खम्बे के आसपास किया जाने वाला प्रहसन। खम्ब का आशय यहाँ मेघनाथ खम्ब से है। खम्ब स्वांग संगीत, अभिनय और मंचीय दृष्टि से कोरकू आदिवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नाट्य है। फिर देखिए दही कांदो। दही कांदो जो है वो कृष्ण जी की कथा पर आधारित है। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र के आदिवासी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दही कांदो नामक नृत्य नाट्य का प्रदर्शन करते हैं। यह कर्मा और रास का मिला जुला रूप होता है। इसमें कदम या किसी वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर दी जाती है और इसके चारों ओर वे लोग नृत्य करते हैं। कृष्ण के सखा मनसुखा का पात्र इसमें विदूषक होता है जो दही से भरा मटका फोड़ता है। तो अगर क्वेश्चन बना कर आ जाता है कि दही कांदो नृत्य में दही से भरा मटका कौन फोड़ता है, तो मनसुखा फोड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।